ट्वेल्थ क्लास की राजनीति विज्ञान की और इतिहास की नियमित रूप से कक्षा करेंगे और ये चैप्टर वाइज होगा और टॉपिक वाइज होगा और जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसका आपको नोट्स मिल जाएगा साथ ही साथ। आप वीडियो भी देख सकते हैं और उसके बाद नोट्स से भी आप देख के लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का चैप्टर है शीत युद्ध। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे शीत युद्ध। और शीत युद्ध क्या है इसे जानने से पहले हम ये देखेंगे कि शीत युद्ध शुरू कैसे हुआ और इसमें क्या क्या बातें हुई आगे चल के। तो शीत युद्ध सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। तो हम ये देखेंगे दूसरा विश्व युद्ध आखिर क्यों हुआ और दूसरे विश्व युद्ध को समझने के लिए हमें पहला विश्व युद्ध देखना पड़ेगा कि पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ। तो हम शुरू करते हैं पहले विश्व युद्ध से। तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था और इसमें दो महाशक्तियाँ थीं, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा ध्रुवीय शक्ति। तो दोनों में कुछ कुछ देश थे, एक में ब्रिटेन फ्रांस थे और एक में जर्मनी रशिया ऑस्ट्रेलिया थे। तो इस युद्ध में जब जर्मनी की हार होती है तो जर्मनी के हार के बाद क्या होता है कि जर्मनी का एक तो हार के बाद बहुत नुकसान होता है और मित्र राष्ट्र जीतने के बाद भी जर्मनी से क्या करते हैं, क्षतिपूर्ति लेते हैं। क्षतिपूर्ति देने के बाद जर्मनी बिल्कुल गरीब हो जाता है, कंगाल हो जाता है। तो उसी समय जर्मनी में एक लड़का होता है हिटलर, जो आगे चल के जर्मनी का प्रधानमंत्री बनता है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद 1934 में प्रधानमंत्री बनता है। वो फिर अपने देश का ये बदला लेने के लिए कोशिश करने लगता है और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। और दूसरे विश्व युद्ध में सेम यही गुट थे, लेकिन उसमें क्या होता है कि इसमें टाइम चेंज हो जाता है। 1939 में शुरू होता है और 1945 तक ये चलता है। तो इसमें देश अब अलग अलग आ जाते हैं। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और एक फ्रांस। इधर ध्रुवीय शक्ति में इटली, जर्मनी और जापान। जब ये युद्ध शुरू होता है तो सबसे पहले ध्रुवीय शक्ति में से इटली हार मान जाता है और इधर से ब्रिटेन और फ्रांस ये भी लगभग साइड हो जाते हैं। लेकिन इधर से अमेरिका, सोवियत संघ, इधर से जर्मनी, जापान युद्ध चलते रहता है। लेकिन 1945 में क्या होता है कि हिटलर को लगने लगता है कि इस युद्ध में भी हम नहीं जीतेंगे। तो वो आगे चल के आत्महत्या कर लेता है और जर्मनी समर्पण कर देता है। उसके बाद ये जापान अकेले इन दोनों से लड़ता है और इधर अमेरिका और सोवियत संघ दोनों होते हैं। और जापान लड़ते हुए पूरे एशिया और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र तक आ गया था। तो इस समय अमेरिका को लगने लगता है कि जापान जीतेगा नहीं, लेकिन ये खामों का परेशान कर रहा है। तो इस कंडीशन में अमेरिका क्या करता है, इसके दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराता है। तो हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और नागासाकी पे 9 अगस्त को बम गिराता है। अब बम गिराने के बाद क्या होता है कि जापान आत्मसमर्पण कर लेता है, हार मान जाता है। तो इसमें मित्र राष्ट्र की जीत होती है और जीतने के बाद इसमें 2 देश बचते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ। तो ये दोनों एक ही गुट में थे, लेकिन ये जीतने के बाद क्या होता है कि इनके अंदर एक टेंशन चाहे युद्ध से उत्पन्न होती है। दोनों ये चाहते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ की वर्ल्ड में इनका दबदबा हो। इधर अमेरिका अलग सोचता है, सोवियत संघ अलग सोचता है। तो दोनों महाशक्तियों के एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना।
ठीक है। और इन्हीं दोनों के बीच आगे चल के शीत युद्ध शुरू होता है। तो जब शीत युद्ध शुरू होता है तो 1949 में इसकी शुरुआत होती है और 1991 तक ये चलता है। तो इस दौरान बहुत सी बातें होती हैं इसमें, कई बार संकट आता है, कई बार इनके बीच दोस्ती भी होती है और 91 में ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे शीत युद्ध क्या है। इससे जानने से पहले हमें दो विचारधाराओं का अध्ययन जरूरी है, एक पूंजीवाद और दूसरा साम्यवाद। ये दोनों क्या होते हैं पहले ये जानेगा, शीत युद्ध आसानी से समझ में आएगा। तो साम्यवाद क्या होता है कि पहले पूंजीवाद देख लेते हैं। पूंजीवाद कि जिस देश में उत्पादन के साधनों पर, जैसे उत्पादन के साधन क्या होता है कि अगर एक पेन बनाना है तो पेन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कंपनी चाहिए, उसके लिए ज़मीन चाहिए, उसमें कच्चा माल चाहिए, लेबर चाहिए, पूंजी चाहिए, सब क्या उत्पादन के साधन। तो जिस देश में उत्पादन के साधनों पे पूंजीपतियों का अधिकार है तो उस देश को हम पूंजीवादी देश कहते हैं। और जिस देश में उत्पादन के साधनों पर एक सरकार का अधिकार है तो उसे हम साम्यवादी व्यवस्था कहते हैं। तो ये दोनों विचारधाराएं शीत युद्ध के पृष्ठभूमि में हैं। तो शीत युद्ध क्या है, हम पहले ये देखते हैं शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध तो इसकी दो परिभाषा है, एक तो शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध है। वैचारिक युद्ध मतलब विचारों का युद्ध, जैसे पूंजीवाद और साम्यवाद। तो शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध है जिसमें दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ अपने वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रही थी। इसमें एक तरफ अमेरिका पूंजीवाद का प्रतिपादक था और दूसरी तरफ सोवियत संघ साम्यवाद का प्रतिपादक था। तो ये तो एक परिभाषा हो गया शीत युद्ध की। और जो एक और परिभाषा है कि शीत युद्ध न सिर्फ शक्ति संघर्ष, सैन्य गठबंधन और हथियारों का होड़ था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी संघर्ष जारी था। क्योंकि ये विचारधारा को लेकर इस बात के लिए संघर्ष था कि विश्व में सामाजिक आर्थिक जीवन को मैनेज करने के लिए कौन सी विचारधाराएं सबसे अच्छी हैं, साम्यवाद या पूंजीवाद। तो ये इस विचारधारा के स्तर पे भी युद्ध जारी था। तो ये तो इसकी परिभाषा हुई शीत युद्ध की, शीत युद्ध क्या है, ठीक है। और शीत युद्ध का कारण क्या था, शीत युद्ध का कारण शीत युद्ध था कि दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, तो इसमें अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों का एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा होना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा हो गए थे। अमेरिका ये कह रहा था कि विश्व में मेरा वर्चस्व है, दबदबा है, और सोवियत संघ कह रहा था मेरा है। तो दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद दोनों महाशक्तियों का एक दूसरे के विरोध में खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना, ठीक है। तो ये शीत युद्ध का कारण हो गया। और इस शीत युद्ध की कुछ सैनिक विशेषता भी थी। ये विशेषता क्या थी कि दोनों एक तो सैनिक इकट्ठे कर रहे थे और होड़ चली रहा था। तो इस विशेषता क्या थी कि इसमें दोनों महाशक्तियों के अपने अपने गुट थे, ठीक है। दोनों महाशक्तियों के अपने अपने गुट थे। तो एक तो ये विशेषता हो गई। और दूसरे कि इन महाशक्तियों में शामिल गुटों से ये उम्मीद की जा रही थी, चाहे ये अपेक्षा की जा रही थी कि ये अपने अपने स्तर पे जिम्मेवारी भरा बर्ताव करेंगे और ये जिम्मेवारी पूर्वक व्यवहार करेंगे। क्योंकि महाशक्तियां तो नहीं चाहते कि युद्ध हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि इनके गुटों में शामिल देशों की वजह से युद्ध शुरू हो जाने की संभावना होती थी। तो इसलिए इनसे उम्मीद की जाती थी कि ये जिम्मेवारी और संयम भरा बर्ताव करेंगे। तो ये शीत युद्ध की सैनिक विशेषता थी। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शीत युद्ध की सैनिक विशेषता क्या है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना। और शीत युद्ध के बाद की कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध में कौन कौन से गुट शामिल थे, किसके बीच हुआ था। तो दूसरा विश्व युद्ध एक तो मित्र राष्ट्र और ध्रुव शक्ति के बीच हुआ था। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। और ध्रुव शक्ति में इटली, जर्मनी और जापान, ठीक है। तो इनके गुट थे और ये 1939 से 1949 के बीच
हुआ था। तो ये शीत युद्ध है। शीत युद्ध क्या है ये बता दिया, शीत युद्ध के कारण क्या है ये भी बता दिया, ठीक है। और शीत युद्ध कब शुरू हुआ था ये भी बता दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि जब शीत युद्ध आगे बढ़ता है तो इसी के बीच एक संकट आता है जिसे हम कहते हैं क्यूबा का मिसाइल संकट। और ये संकट बहुत महत्वपूर्ण था वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि उसमें ऐसा लग रहा था कि दोनों महाशक्तियां दोबारा एक दूसरे से युद्ध में शामिल होंगी और एक तीसरा विश्व युद्ध होगा। तो ये देखते हैं क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा का मिसाइल संकट, तो इसमें क्या हुआ कि अप्रैल 1961 में 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को चिंता होने लगी। ये चिंता इस बात को लेकर थी कि कहीं साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पे अमेरिका हमला न कर दे और वहाँ की सरकार की तख्ता पलट ना करे। तख्ता पलट का मतलब था कि सरकार कहीं बदल ना दे, उनको हटा दे। तो इस बात की चिंता सोवियत संघ के नेताओं को हो रही थी अप्रैल 1961 में। उस समय सोवियत संघ एक छोटा सा द्वीपीय देश था और ये अमेरिका से बिल्कुल सटा हुआ देश है। तो अमेरिका के पास में, इसलिए सोवियत संघ को टेंशन हो रही थी। और इसी के चलते सोवियत संघ के नेताओं ने क्या किया कि क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डों में बदलने का फैसला लिया और अपनी सारी मिसाइलें वहाँ पे क्यूबा में तैनात करवा दिया कि अगर युद्ध होता है तो क्यूबा भी उस पर हमला कर सकता है। और जब ये मिसाइल वहाँ पे तैनात करवाई गई तो इसकी खबर अमेरिका को लगभग 3 हफ्ते बाद या 21 दिन बाद लगती है कि क्यूबा में सोवियत संघ ने मिसाइल तैनात करवा दी है। तो जब ये पता चलती है तो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति होते JF कैनेडी, और कैनेडी और उनके सलाहकार कुछ भी ऐसा करने से संकोच करते हैं जिससे युद्ध हो जाए। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, कुछ ऐसा ना करें जिससे युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन कैनेडी इस बात को लेकर भी काफ़ी दृढ़ थे, मजबूत थे कि सोवियत संघ को अपनी मिसाइलें तो हटानी पड़ेगी वहाँ से। तो इसको ध्यान में रखते हुए सोवियत संघ के नेताओं से बात किया और इधर से अपने जो जंगी बेड़े थे जो उनको भी आगे बढ़ाया कि जो सोवियत संघ से जो मिसाइलें आ रही हैं उन मिसाइलों को आने से रोका जाए। तो इससे क्या हुआ कि जब अमेरिका के सैनिक आगे बढ़े और उधर से सोवियत संघ के सैनिकों के सामने गए तो ये दोनों आमने सामने हुए। तो इस दौरान ऐसा लगा कि युद्ध होकर ही रहेगा और इसी को क्यूबा का मिसाइल संकट कहते हैं। लेकिन दोनों महाशक्तियों ने संयम से काम लिया और शीत युद्ध लगभग चलता रहा, लेकिन क्यूबा का मिसाइल संकट क्या हुआ, टल गया। और इसको हम शीत युद्ध का चरम बिंदु कहते हैं। चरम बिंदु इसलिए कहते हैं कि इस समय ये लग रहा था कि दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध होगा और ये युद्ध होगा तो दुनिया में बहुत तबाही मचेगी और ये तीसरा विश्व युद्ध होगा। लेकिन दोनों महाशक्तियों ने संयम से काम लिया और शीत युद्ध चला, लेकिन क्यूबा का मिसाइल संकट खत्म गया। तो इसमें हमें याद रखना है कि ये तो शुरू कब हुआ था, अप्रैल 1961 में। और इसमें नेता कौन थे अमेरिका के? अमेरिका के थे JF कैनेडी। इसके अलावा सोवियत संघ के थे निकिता क्रुश्चेव और क्यूबा के फिडेल कास्त्रो। तो ये नाम भी याद रखना है आपको, क्योंकि कई बार मैचिंग में MCQ क्वेश्चन में नाम दे देते हैं। तो उस समय जब क्यूबा का मिसाइल संकट था तो उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति JF कैनेडी थे और सोवियत संघ के निकिता क्रुश्चेव और क्यूबा के फिडेल कास्त्रो। और उस समय के यही 3 नेता थे और इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इसको टालने में।
तो क्यूबा का मिसाइल संकट तो टल गया, लेकिन आगे शीत युद्ध चलता रहा। तो आगे आपके देख ले, एक शीत युद्ध क्या है और एक क्यूबा का मिसाइल संकट। कल हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, कि दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ क्या है। उसके बाद शीत युद्ध के दायरे देखेंगे, शीत युद्ध का दायरा क्या है, और उसके बाद ये शीत युद्ध का दायरा और गुट निरपेक्ष आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।